अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, प्रेसिडेंट ट्रंप की कई किस्म की जंगें चल रही हैं, मल्टी डायमेंशनल इनकी वॉर चल रही हैं। टैरिफ वॉर है जिसमें कनाडा, मेक्सिको, चाइना को घेरा हुआ है। अब तो इंग्लैंड पे भी आ गया है मामला। यूरोपियन यूनियन पे क्या है, इंडिया के साथ मसले चल रहे हैं। इसके अलावा वो इमाइग्रेंट्स के हवाले से एक बड़ी सख्त पॉलिसी चला रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने जो रशिया यूक्रेन वॉर में जो अपना किरदार है और ऐसी कई हैं, उसमें इन्होंने सबको हैरत हो रही है कि यूरोपियन यूनियन जो कि सबसे बड़ा अलाय होता था अमेरिका का सेकेंड वर्ल्ड वॉर से और इससे पहले से भी यूरोप के साथ अमेरिका का हमेशा एक मतलब गठबंधन रहा है। कभी भी ये किसी भी पॉलिसी में अलग नहीं हुए, लेकिन अब एक तरह से दोनों जंग की आपस में सूरत हाल में आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया की सबसे हॉस्टाइल और अब्यूजिव टैक्सिंग और टैरिफिंग अथॉरिटी जो है वो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि वो अमेरिका से एडवांटेज लें और अमेरिका को नीचा दिखाएं। और इन्होंने हमारी विस्की पे 50% टैरिफ रखा है। अगर ये 50% टैरिफ नहीं हटाया गया तो अमेरिका यूरोपियन वाइन, शैम्पाइन और अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स पे 200% टैरिफ डालेगा। ज़्यादातर ये वाइन वगैरह दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस फ्रांस की हैं और ये है कि इससे फिर आपको औकात पता चल जाएगी। अजीज़ दोस्तों, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं बर्नार्ड मोनो। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन यूनियन तबाही की तरफ जा रही है। रशिया को दावत दी जाएगी कि यूरोप को बचाओ। बर्नार्ड मोनो ने कहा कि ये लोग यूरोपियन यूनियन को अब टोटलिटेरियन स्टेट बनाने में लगे हुए हैं और हम अब यूरोपियन यूनियन का एंड देख रहे हैं। जो फ्रॉड ये लोग कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कोविड-19 के हवाले से इन्होंने जो फ्रॉड किया क्लाइमेट चेंज के नाम पे और यूक्रेन के क्राइसिस के नाम पे, यूरोप ने अपने ज़्यादातर कंट्रीज़ को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है। और हंगरी जो है वो अब ब्रसल्स यानी यूरोपियन यूनियन का जो हेड ऑफिस है वो ब्रसल्स है। हंगरी अब यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहता है। बैंक्रप्सी आएगी इस यूरोपियन यूनियन में। फ्रांस जो है वो शायद अब इस पूरे नेक्सस से निकल के ब्रिक्स की मेंबरशिप की तरफ जाएगा और रशियन फेडरेशन को फिर इनकी तरफ पार्टनर बनना पड़ेगा अगर ये अमेरिका से दूर चले गए। दूसरी तरफ पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि यूरोप की आबादी 500 मिलियन है जबकि अमेरिका की आबादी 300 मिलियन है। तो ये कैसे मुमकिन है कि यूरोपियन 500 मिलियन 300 मिलियन अमेरिकन से कह रहे हैं कि हमारी हिफाजत करो और हमें बचाओ 140 मिलियन रशियन से। उन्होंने कहा कि 1 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं इस दुनिया में और ये 1 बिलियन से ज़्यादा मुसलमान 7 मिलियन यहूदियों से लड़ रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, ये अर्सला साहिबा हैं, यूरोपियन यूनियन की जो चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट हैं। वो कह रही हैं कि हम 26 मेंबर स्टेट हैं जो यूरोपियन यूनियन के वो 800 बिलियन से लेके 1 ट्रिलियन डॉलर तक का US डॉलर का डिफेंस स्पेंडिंग प्लान बनाएंगे और अब हमारी एक डिफेंस पॉलिसी होगी जिस पे 800 बिलियन से 1 ट्रिलियन के दरमियान हम खर्चा करेंगे। To do so, and this is why we will propose to activate the National Escape Clause of the Stability and Growth Pact. This will allow member states to significantly increase their defense expenditures without triggering the excessive deficit procedure. So if member states would increase their defense spending by 1.5% of GDP on average,
This could create fiscal space of close to 650 billion euros over a period of 4 years. The second proposal will be a new instrument. It will provide 150 billion euros of loans to member states for defense investment. This is about basically spending better and spending together. And we're talking about pan-European capabilities domains like, for example, air and missile defense, the artillery systems, missiles and ammunition, drones and anti-drone systems, but also to address other needs from cyber to military mobility, for example. This will help member states to pool demand and to buy together. And of course, with this equipment, member states can massively step up their support to Ukraine. So immediate military equipment for Ukraine. अजीज दोस्तों, यहाँ इतना हालात ख़राब हैं इकोनॉमिकली, ऐसे में ये $1 ट्रिलियन कहाँ से निकालेंगे? और ठीक है, इन्होंने दुनिया को लूट के अपने ख़जाने भरे हुए हैं, लेकिन अब अंदर खाने ये खोखले हो चुके हैं। और अमेरिका ने इनको जो झंझोड़ा है, इसके बाद इनको अपनी हालत ख़राब नज़र आती है। अजीज़ दोस्तों, थोड़ा मैं आपको रशिया यूक्रेन वार की तरफ लेके जाऊंगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट पुतिन को 25 साल हो गए रूल करते हुए रशिया का। जब 99 में प्रेसिडेंट पुतिन आए थे तो रशिया का जीडीपी था $195 बिलियन, अब $2.2 ट्रिलियन हो गया है। जीडीपी पर पर्सन रशिया का 99 में $1330 था, अब $14,403 पर पर्सन है। इन्फ्लेशन रशिया में 36% था 99 में, अब 3.5% है। गोल्ड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $12.6 बिलियन के थे, अब $600 बिलियन के हैं। रशिया का 99 में कर्जा था उनके जीडीपी का 92%, अब 23% है। पेंशन मंथली 449 थी, अब 19,322 है। मंथली इनकम रशियंस की 1523 थी, अब 65,000 है। देखिए, लीडरशिप मैटर्स। भारत में भी 2014 के बाद से जो हालात बदले हैं तो लीडरशिप की वजह से हैं। और जब स्ट्रांग लीडरशिप होती है तो वो कंट्री को कहाँ से कहाँ लेके जाती है। आज भारत का भी जीडीपी 10 साल में 2.5-3 गुना बढ़ गया है। पहले क्यों नहीं बढ़ा? इतना बड़ा इकोनॉमिस्ट है, 10 साल आपका प्राइम मिनिस्टर रहा, पहले क्यों नहीं बढ़ा? तो यह है कि पुतिन, और देखें अमेरिका के भी पॉलिसी की समझ में आती नहीं है, कभी किया तो कभी किया। आपको याद होगा कि जब अमेरिका सोल सुपर पावर बन के दुनिया के वर्ल्ड ऑर्डर बना रहा था तो उसने, जॉर्ज बुश ने 2001 का जो स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस किया था उसमें एक एक्सिस ऑफ ईविल बताया था। एक था नॉर्थ कोरिया, एक ईरान था और एक इराक था, इसलिए कि इसको इराक पे हमला करना था। रशिया तो उसमें कहीं नहीं था, चाइना तो उसमें कहीं नहीं था, क्योंकि रशिया, मैंने बताया आपको अभी आंकड़े, रशिया मरा हुआ था, इकोनॉमिकली तबाह था। और उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन पुतिन के बारे में क्या राय रखते थे? Look, Mr. Putin he's very smart. Well, you know him better than most people. Yeah, I do. What was he like behind closed doors, away from, the sort of the public utterances? Smart and remarkably, we had a really good, blunt relationship. How blunt? Brutally blunt. Ever fisticuffs? No, but I think the right strategy most of the time is, but it's frustrating to people in your line of work. You should be brutally honest with people in private
And then if you want them to help you, try to avoid embarrassing them in public. Right. Now, sometimes they do things which make it impossible for you to keep quiet. But by and large, I found all the people I dealt with appreciated it if I told them the truth. Did Putin How I honestly felt and what our interests were and what our objectives were. And they also appreciated it when I didn't kick them around in public for as long as I couldn't kick them around. So, that's my experience. And Did Putin ever renege on a personal No. agreement he made to you? he did not. So behind closed doors, he could be trusted. He kept his word in all the deals we made. एक अच्छा आदमी है, एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत शरीफ है, फलान है, ढुमकान है, तो इनकी भी पॉलिसीज चेंज होते देर नहीं लगती। अजीज दोस्तों, सऊदी अरब में ज़ेलेंस्की पहुंचा था। उसने बिल्कुल ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके साथ जो वाइट हाउस में इसका बलात्कार किया था, इसके बाद वो बिल्कुल लेट किया है और वो सऊदी अरब गया। वहाँ पे अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर रूबियो आए थे और रशिया की टीम यूक्रेन की टीम के साथ वहाँ पे काफ़ी डिस्कशंस हुई और फ़ौरन ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं मिनरल्स के लिए भी तैयार हूँ साइन करने के लिए और पीस एग्रीमेंट सीज़ फायर के लिए भी मैं तैयार हूँ। तो अमेरिका ने ये एक प्रपोज़ल दिया है कि हम 1 महीने का इनिशियली सीज़ फायर करते हैं। ज़ेलेंस्की ने फ़ौरन इसको कबूल कर लिया और अमेरिका ने कहा अगर रशिया कबूल नहीं करेगा तो फिर हम समझेंगे कि रशिया जंग चाहता है, तो फिर हम जंग लड़ेंगे। तो ज़ेलेंस्की ने फ़ौरन इसको कबूल कर लिया। तो अमेरिका ने वापस यूक्रेन की मिलिट्री मदद शुरू कर दी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग शुरू कर दी है। और इसके बाद रशिया ने कहा कि क्या बेवकूफ़ समझते हो हमें, हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं। 1 महीने के सीज़ फायर का मतलब क्या होता है? 1 महीने के सीज़ फायर का मतलब ये होता है कि यूक्रेन को सांस लेने का मौका मिल जाएगा, रीग्रुपिंग करने का मौका मिल जाएगा और फिर वो जंग के लिए वापस अपनी सारी ताकत को जमा करेगा। तो 1 महीने का नहीं होता और करना है तो परमानेंट करो। क्योंकि सऊदी अरब में जिस वक्त ये डिस्कशन जारी थी, उसी वक्त यूक्रेन के कई 100 ड्रोन ने मॉस्को पे हमला कर दिया और कई सिविलियन इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया, कई रशियंस मारे गए इसमें। उसके जवाब में फिर रशिया ने जो तबाही मचाई उसने और जवाब दिया। तो जब आप सीज़ फायर की बात करते हैं और फिर सामने आप हमला करते हैं तो रशिया इज़ राइट कि भाई आप 1 महीने का सीज़ फायर करने का मतलब ये होता है कि आप रीग्रुपिंग करना चाहते हैं, आप वापस अपनी ताकत को जमा करना चाहते हैं, आपको ब्रीदिंग स्पेस चाहिए, इसलिए आप कर रहे हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन के साथ लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि मेरी बहुत ही अच्छी और प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई थी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ और हमारे पास बहुत अच्छा चांस है कि हम एक हॉरिबल ब्लडी जंग से बाहर निकल सकें। लेकिन इस वक्त मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि हज़ारों यूक्रेनियन फौजी हैं ना, वो सराउंडेड हैं रशियन आर्मी से। रशियन आर्मी ने इनको घेरे में ले लिया हुआ है, हज़ारों यूक्रेनियन फौजी के लिए, और ये एक बहुत नाजुक सूरत हाल है। इसलिए मैंने प्रेसिडेंट पुतिन से रिक्वेस्ट की है कि इन यूक्रेनियन फौजियों की जान बख्श दी जाए और अगर आपने इनको मार दिया तो ये बहुत हॉरिबल मैसेकर होगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। तो देखें, रशिया ने कहा ठीक है ये हथियार डाल दें, हम इनको नहीं मारेंगे, लेकिन अगर ये हथियार नहीं डालते तो फिर तो वो जंग लड़ रहे हैं ना, तो फिर जंग में तो हम उनको माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन ये हथियार डाल दें तो अभी तक उन लोगों ने हथियार डाले नहीं हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमने ऐसी खूनरेजी नहीं देखी। तो पता नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप भी कभी कभी ऐसी बातें कर जाते हैं कि हमें लगता है कि बिल्कुल इल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं। एक मुझ जैसा आम एक्टिविस्ट जानता है कि ईरान इराक की 8 साल की जंग में 1 मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए थे। बोस्निया में सर्बों ने जो बोस्नियन का जेनोसाइड किया था उसमें मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। रवांडा में सिर्फ 2 महीने के अंदर
1 मिलियन लोग मार दिए गए थे। हुतू और तुत्सी कबीले की आपस की लड़ाई थी, तो 1 मिलियन लोग मार दिए गए थे। दैट वाज ट्रू फॉर्म ऑफ जेनोसाइड। ये पाकिस्तान जैसे थर्ड क्लास कंट्री में टेररिज्म के नाम पे लाखों लोग मारे जा चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप, आपको बांग्लादेश याद नहीं है? ईस्ट पाकिस्तान, जहाँ पे मिलियन से ज़्यादा बंगालियों को कत्लेआम किया था पाकिस्तान की बुज़दिल आर्मी ने। मिलियन से ज़्यादा औरतों का रेप किया था। आप सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कह रहे हैं कि ऐसा खूनरेजी हमने नहीं देखी। दुनिया ने बहुत खूनरेजी देखी है। आपके अपने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ओबामा ने सीरिया, लीबिया और इराक में जो बमबारियां की थीं, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। आपके अपने रिपब्लिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने जो इराक पे हमला किया था, मिलियंस ऑफ लोग मारे गए थे। आपने 45 साल अफगानिस्तान में जंग लड़ी है। आपको कैसे लग रहा है कि कुछ हजार यूक्रेनियन एडवेंचरिज्म की नतीजे में, एक गलत जंग शुरू करने के नतीजे में अगर मारे जाते हैं, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी खूनरेजी है? सॉरी प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी हर बात से तो मैं एग्री नहीं कर सकता। जहाँ गलत है वहाँ गलत है। और ये है कि आप धमकियाँ दे रहे हैं कि हम नई वो लगाएंगे सैंक्शंस रशिया के ऊपर, तो ये है कि चलेगा नहीं ये सब। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप कहते थे कि रशिया तो आईएस के खिलाफ हमारी जंग में हमारे साथ शरीक है। अजीज दोस्तों, यूरोप में भी इस जंग के हवाले से काफ़ी इनके हिसाब किताब हैं। मैक्रोन जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस हैं, उन्होंने अभी स्पीच करते हुए कहा था कि हम रशिया पे हमला करने के लिए तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि भाई तुम हिस्ट्री भूल रहे हो। नेपोलियन का हमने रशियंस ने क्या हाल किया था जब वो रशिया से जंग करने आया था। तुम लोगों ने 3 बार हिस्ट्री में रशिया पे हमला किया, तीनों बार ऐसा मारा है कि तुम लोगों का हाल खराब कर दिया। तो मैक्रोन साहब का भी हमें समझ में आता नहीं है। यूके ने सीज फायर का जो फॉर्मूला था 30 दिन का, उसको वेलकम किया है। केयर स्टारमर ने एक स्टेटमेंट दे के मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है। इटली ने कहा है कि ये जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हम फाइनेंशियल और मिलिट्री मदद करेंगे यूक्रेन की, तो ये है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि मैं ना तो पैसे दूंगी ना अपने फौजी लड़ने के लिए दूंगी। जॉर्जिया मेलोनी जब गवर्नमेंट में आई थी तो पहली एक्सट्रीम राइट की लीडर थी जो किसी यूरोपियन मेजर कंट्री में, बड़े कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो उनके खिलाफ उस वक्त बहुत साजिशें हुई थी। जब इस टाइप के लीडर आते हैं ना पावर में, तो उनके बारे में एक ऐसी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू हो जाती है कि ये तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जैसे अर्जेंटीना में जो अभी आए प्रेसिडेंट तो जीत के, तो उनके बारे में भी यही था कि ये तबाह कर देगा। हालांकि अर्जेंटीना की इकोनॉमी बिल्कुल तबाह थी। जिस तरह से मिलेई जो कि अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट हैं एक्सट्रीम राइट के, उनकी पॉलिटिक्स की वजह से, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से अर्जेंटीना बैंकरप्सी से निकल रहा है और तेज़ी से निकल रहा है। तो जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी यही हुआ और उसका उन्होंने खुलासा बताया कि किस तरह मैं इस सारे चक्रव्यूह से बाहर निकली। तो अजीज़ दोस्तों, ये इस वक्त सूरत हाल है। आपके सामने कुछ चीज़ें रखी मैंने यूरोप और रशिया वगैरह के हवाले से। तो थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। Kindly keep supporting. The mainstream propaganda machine predicted that a conservative government would have isolated Italy, deleting it from the map of the world, driving away investors and suppressing fundamental freedoms. They were wrong. Their storytelling was fake. The reality is that Italy is thriving,
Employment is at a record high, our economy is growing, our fiscal policy is back on track, and the flow of illegal migration has decreased by 60% in the last year. And most importantly, we're expanding freedom in every aspect of Italians' lives.